तो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट या बिम्बाणु, ये कोई भी नाम आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ से सिर्फ एक ही दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला, पहले कहानी पूरी देख लो, इसका भी जन्म होगा, इसकी भी मृत्यु होगी, इसका भी जीवन काल होगा, इसका भी आकार होगा, इसका भी कार्य होगा। तो इसका जन्म कहाँ है? अस्थि मज्जा। मृत्यु कहाँ है? वही है प्लीहा। जीवन काल कहाँ क्या कितना है? बोला जाता है 1 सप्ताह, 1 वीक तक होता है। आकार क्या है? अनियमित। अनियमित, कोई आकार निश्चित नहीं है। कार्य क्या है? रुधिर का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग। रुधिर का थक्का जमने में ये सहायता करता है प्लेटलेट्स। सेम कंडीशन है यहाँ पर। इसकी भी संख्या की बात हम कर लेते हैं कि प्रति ml रुधिर में लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख से लगभग 4.5 लाख तक ये हो सकता है। तो इसकी संख्या आप देख रहे हैं कि सेकंड नंबर पे आ रही है। फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी? आरबीसी। और सबसे कम अभी आपने देखा 8,000 से 10,000 किसकी है? इसलिए क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात क्या है। आरबीसी का 600, डब्ल्यूबीसी का 1 और प्लेटलेट्स का 40, ये अनुपात होता है रुधिर में। 600 अनुपात 1 अनुपात 40, 40 के अनुपात में प्लेटलेट्स होगी, आरबीसी 1 के अनुपात में होगी, और इसके सामने आरबीसी 600 के अनुपात में होगी। क्या बात आ रही समझ में? तो आपने इसका कार्य देख लिया, अनुपात देख लिया, और इसकी कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए ये भी देख लिया। ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। जैसे कि एक बीमारी आपने सुनी होगी, उसमें प्लेटलेट्स घटने लगती हैं। कौन सी है? डेंगू है। प्लेटलेट्स सिर्फ डेंगू के अलावा और भी बहुत चीज़ों में घटती है। यही तो समस्या है कि जैसे प्लेटलेट्स घटी, डॉक्टर डेंगू का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, जो गलत है। हमें और भी टेस्ट करके ये प्राप्त ध्यान रखना चाहिए कि क्या प्लेटलेट्स किसी अन्य वजह से तो नहीं घट रही है, क्या कोई और बीमारी तो नहीं है। ऐसे कई केस देखे गए जहाँ पर डॉक्टर ने सीधे सीधे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया डेंगू का और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। या कभी कभी ऐसा होता है कि गांव शहर में कहीं पर भी हम लापरवाही कर जाते हैं। 2-3 दिन से बुखार आ रहा है और हमें लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे, हम दवा खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, क्योंकि इसका जो जीवन काल है 1 सप्ताह है। बहुत ज़्यादा तुम खींच लो 10 दिन। और जैसे जैसे इसकी संख्या कम होती जाएगी और वैसे वैसे उस व्यक्ति के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, आंतरिक बहाव। और आंतरिक बहाव यदि हो गया तो भी मृत्यु हो जाएगी। और संख्या अगर बढ़ गई तो रुधिर में थक्का जम जाएगा, तो भी मृत्यु हो गई। तो ना तो बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। ज़्यादा में भी समस्या है, कम में भी समस्या है। तो यहाँ पर भी बीमारी का नाम है, बता रहा हूँ बीमारी। मगर आपने देखा होगा कि डेंगू के केस में लोगों के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी 1 लाख प्लेटलेट्स है, वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। 1.2 लाख है, यहाँ मैंने क्या बताया 1.5, मतलब 1.5 लाख से शुरुआत करी है। कुछ लोग हैं जिनका 1.25 या 1.20, 1,20,000 है, मगर फिर भी उनका जीवन सामान्य जीवन है। आप में से भी कोई ऐसा हो सकता है जिसकी इतनी प्लेटलेट्स हो और आप आराम से जीवन जी रहे हैं, कोई समस्या नहीं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें प्लेटलेट्स कम होने लगती है और अचानक 50,000 में भी उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ी सी लापरवाही, अगर डॉक्टर नहीं देख पाया, ध्यान नहीं दिया, तो समस्या आती। तो प्लेटलेट्स का भी रोल बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ का शरीर में संख्या फिक्स है और उसी के अनुपात में कार्य होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो देखो यहाँ पर कहानी क्या है। कहानी ये है कि यदि प्लेटलेट्स बढ़ी या ये प्लेट घटी, ये भी प्लेट की एक कहानी है। प्लेट अगर बढ़ी या प्लेट अगर घटी तो दिक्कत क्या है? प्लेट अगर बढ़ी तो नाम क्या लिखा है? थ्रम्बोसाइट। तो बीमारी है पॉली थ्रम्बोसाइटोसिस। पॉली का मतलब ही है संख्या बढ़ना,
पॉलीथ्रम्बोसाइटोसिस, और अगर कम हुई तो नाम है थ्रम्बोसाइटोपिनिया। ये दोनों बीमारी हैं प्लेटलेट्स के बढ़ने या घटने से। पॉलीथ्रम्बोसाइटोसिस ये बढ़ने से है और थ्रम्बोसाइटोपिनिया ये घटने से है। आगे समझ में। अब एक बीमारी है हीमोफीलिया, इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता, सुना होगा आप लोगों ने। हालांकि उस बीमारी को मैं बीमारी में ही बता दूंगा, या तो अभी लिखते चलो, अच्छा थोड़ा सा देख लो। हीमोफीलिया नाम आप सभी जानते हैं, सुना ही होगा। हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक विकार है ना। हीमोफीलिया 3 प्रकार की होती है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। ए बी के बाद सी ही आता है, बात बिल्कुल सही है। हीमोफीलिया में जो सबसे सामान्य क्वेश्चन बनता है, आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सी हीमोफीलिया जिसको क्लासिक हीमोफीलिया कहते हैं, या ऐसा कौन सी बीमारी है जिसको हम रॉयल डिजीज कहते हैं, रॉयल बीमारी। रॉयल बीमारी का मतलब नहीं कि जो रॉयल लोग हैं उनको होगा, या इसके होने से आप रॉयल हो जाएंगे। यह रॉयल परिवार से जुड़ा हुआ है, महारानी विक्टोरिया के फैमिली से जुड़ा हुआ है, और इस फैमिली की वजह से इसको रॉयल बीमारी या रॉयल डिजीज कहते हैं। पहली बात समझो, ये जो हीमोफीलिया ए है और हीमोफीलिया बी, इसमें इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फैलने वाली जो बीमारी है वो हीमोफीलिया ए है। ये सबसे अधिक मात्रा में इसके केस दिखते हैं, सबसे ज़्यादा यही आपको दिखेगा। और इसी हीमोफीलिया ए को हम कहते हैं क्लासिक हीमोफीलिया। क्लासिक हीमोफीलिया, जितने भी केस दिखेंगे उसके 70% to 75% क्लासिक हीमोफीलिया के हैं। अगेन जो दूसरा है हीमोफीलिया बी, इसको हम कहते हैं क्रिसमस हीमोफीलिया। क्रिसमस डे में नहीं होता है, ये क्रिसमस नामक व्यक्ति था, उसको पहली बार ये केस हुआ तो नाम आ गया क्रिसमस। दूसरा, इसी को हम कहते हैं रॉयल डिजीज, रॉयल हीमोफीलिया। अगेन जो तीसरा है ये एक सामान्य है, और ये बताऊं तो इन दोनों में ही ये ऐसा है जो रेयरेस्ट है, मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ये बहुत कम पाया जाता है। मगर ये वाला हीमोफीलिया महिलाओं में भी हो सकता है और पुरुषों में भी हो सकता है, मगर ये दोनों के ज़्यादा चांसेस किसमें होते हैं, पुरुषों में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहली बात तो याद रखना कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें महिलाएं वाहक होती हैं, महिलाओं को होता नहीं है। इस पूरी विक्टोरिया फैमिली में महिलाएं ले करके जा रही हैं, और किसको प्रभावित कर रही हैं, पुरुषों को प्रभावित कर रही हैं। होगा क्या, कट लगा, चोट लगा तो हमें क्लॉटिंग हो जाती है, छोटा मोटा, ये नहीं कि बड़ा एक्सीडेंट हो जाए ऐसे कट मार लो कह दो अभी क्लॉट होगा, नहीं होगा, बह जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं उसमें, सिर्फ एक छोटा सा नहीं। जैसे मान लो आप ब्लेड से हल्का सा कट लग गया तो आप कुछ देर बाद देखेंगे हल्का सा वहाँ चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है। अभी मैं क्लॉटिंग प्रोसेस पूरा समझा दूंगा, और वहाँ पर कुछ सेकंड बाद क्लॉटिंग हो जाएगी, रुक जाएगा। मगर ऐसे व्यक्तियों में क्लॉटिंग रुकती ही मतलब होती ही नहीं है, ब्लड बहता ही चला जाता है। एक हल्का सा कट पूरे ब्लड को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। इस वजह से यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसको ठीक करने के लिए हमको वही कार्य करना होगा, डीएनए में बदलाव। देखिए, क्लासिक हीमोफीलिया को F9 भी कहा जाता है। हीमोफीलिया बी या क्रिसमस हीमोफीलिया को इसको F8 कहो, इसको F9 बोलो, और इसको बोलते हैं F11। F का मतलब है फैक्टर। फैक्टर क्या है, ये जीन से संबंधित एक प्रोटीन है एक प्रकार की। आपके अंदर यदि प्लेटलेट की कमी है, आपने सुना होगा विटामिन के थक्के के लिए जिम्मेदार है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इसकी कमी है तो हम बाहर से ले सकते हैं, मगर इनको नहीं ले सकते। इनका एक ही चीज है, जीन से ये बनते हैं, अगर जीन नहीं है तो ये नहीं बन सकते। तो हीमोफीलिया समझ में आ गया, 3 प्रकार की है, हीमोफीलिया ए, बी और सी।
ए क्या है, क्लासिक, सबसे ज़्यादा बीमारी ए से होती है। ये ज़्यादातर किसको प्रभावित करती हैं, पुरुषों को। इसमें समस्या क्या है, F8 नहीं होता। F8 क्या है, फैक्टर 8, फैक्टर 8 ऐसा लिखा मिल सकता है, 5, 6, 7, 8 रोमन में लिखा जाता है। फैक्टर 8 जीन से संबंधित है जो रुधिर के क्लॉटिंग में जिम्मेदार होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं F8 हीमोफीलिया, ये भी कहते हैं। दूसरा है हीमोफीलिया बी, इसको कहते हैं क्रिसमस हीमोफीलिया या इसी को कहते हैं रॉयल हीमोफीलिया। क्वेश्चन पूछा गया है रॉयल हीमोफीलिया कौन सा है, ए, बी या सी, बी है। इसमें क्या दिक्कत है, F9, क्योंकि इसमें फैक्टर 9 नहीं होता। और जो सी है, अच्छा ये भी पुरुषों को ही प्रभावित करता है, और जो सी है ये महिला और पुरुष दोनों को प्रभावित कर सकती है। ये रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बहुत टफ है जो आपको एक केस मिले। और इसको हम बोलते हैं F11, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर 11 नहीं होता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।